गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आज हम कक्षा 8 का पाठ 16वां पानी की कहानी और उसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्नोत्तर के बारे में पहला प्रश्न ये है आपके, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। तो देखिए पानी हमारे आसपास कहाँ कहाँ होता है। नदियों, समुद्र, झील, कुओं, तालाब आदि में विद्यमान है। यह पानी सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर भाप बन जाती है और यही भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ऐसा निरंतर चलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया, पानी का पहाड़ों पर बर्फ रूप में जमा होना, हिमखंड का टूटना, ऊष्मा पाकर पिघलकर पानी बनना और तीसरी बात पानी की बूंद का सागर की गहराई में जाना और विभिन्न समुद्री जीवों को देखना और ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आना आदि। ये सब बता दिया। अब दूसरे में क्या लिखा है, पानी की कहानी पाठ में उसकी बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता हैंड्स। आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं लोहे की कुर्सी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आत्मकथात्मक शैली में लोहे की कुर्सी की कहानी। सर्दी के दिन थे, एक दिन हल्की आवाज सुनकर मैं बाहर निकला। शायद कोई हो, पर कुर्सी पर ओस की बूंद गिरने से ध्वनि उत्पन्न। मैं अपनी लोहे की कुर्सी को बाहर छोड़ दिया, पुस्तकें और अन्य सामान अंदर ले गया, पर भूल से ये कमरे के बाहर ही रह गई। मैं अंदर पढ़ रहा था कि कुर्सी से कुछ आवाज आई। मैं अपनी गीली कुर्सी कमरे में लाया और कुर्सी ने बताया कि कभी मैं मोटे से लोहे की छड़ का हिस्सा थी। फैक्ट्री के मालिक ने वह लोहा बेच दिया। जिसने मुझे खरीदा था ना, उसने एक भट्टी में पिघलाकर पतली पतली छड़ें बना दी थी और सीटें बनाने के लिए खूब पीटा। मेरे को असहाय दर्द हुआ और इनके कटे टुकड़े गर्म सलाखों की मदद से जोड़कर कुर्सी का आकार दिया। मेरे अनेक भागों को तोड़ने के लिए नट बोल्ट लगाए गए और इस क्रिया में मुझे दुख झेलना पड़ा। इसके बाद मुझे आकर्षक बनाने के लिए चमकीला पेंट करके बाजार में बेच दिया। वहीं से तुम मुझे खरीदा। तब से मैं तुम्हारी सेवा में लगी और तुम्हारे आराम का साधन बनी। तुम भी मेरा कुछ ख्याल किया करो। यूं बाहर रात भर रहने से मैं ठिठुर कर मर ही जाती हूँ। अब तीसरा देख रहा है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या स्पेस कम दे रखा है। उस स्पेस को ढंग से देते हुए सोच समझकर इसको करना है और इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करके फिर पूरा देखना है। आगे देखिए विद्यार्थी। देखिए तीसरा, समुद्र के तट पर बसे नगरों में सबसे अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? क्या कारण है? समुद्र तट का लगभग मौसम एक जैसा ही क्यों रहता है? समुद्र तट के आसपास के इलाकों को पानी अपने आसपास का तापमान न अधिक बढ़ने देता है न अधिक घटने देता है। शायद ये आपको पता नहीं होगा। यहाँ का तापमान समशीतोष्ण अर्थात सुहावना बना रहता है। यही कारण है कि समुद्र तट पर बसे नगरों में न अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है। आगे देखिए चौथा क्या है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? तो आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है खास। पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोएम नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं और इन विशेष कोशिकाओं के समूह को जाइलम यानी जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पत्तियों तक पहुंचाता है और इस प्रकार पेड़ में फव्वारा न होने पर भी पानी पत्ते तक पहुंच जाता है। और इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं पता? कोशिको क्रिया कहते हैं। ये क्रिया उसी तरह होती है जैसे दीपक की बाती में तेल ऊपर चढ़ता है ना। प्रयोग, इस क्रिया को समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें सफेद रंग के पुष्प खिले और इस पौधे की जड़ों को एक बीकर में रख दें जिसमें पानी भरा हो। इस पानी में नीली स्याही को की कुछ बूंदे डालकर रंगीन बना देते हैं।
कुछ समय के उपरांत हम देखते हैं कि सफेद पुष्प की पंखुड़ियों पर नीली धारियां दिखाई देने लगती है। ये धारियां बीकर में रंगीन पानी के कारण आई, जिन्हें जड़ों ने अवशोषित किया था। वो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच गया है, पुष्पों तक छाया है। छात्र इस प्रयोग को करके विज्ञान के शिक्षक से बड़ी जानकारी लेके प्राप्त कर सकते हैं। और ये जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।